Hello students. So we were studying about anticholinergic drugs और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर हमने जो नेचुरल अल्कलॉइड्स हैं अट्रोपिन, स्कोपोलामीन और हाइसामीन हमने इनके बारे में पढ़ लिया है. So इस लेक्चर के अंदर we will be studying about सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक एनालॉग्स. अब जब हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा, तब हमने जब एट्रोपिन के बारे में पढ़ा, तब हमने बहुत सारे उसके एक्शंस पढ़े. हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर डिफरेंट एक्शंस हैं एट्रोपिन के. बट हमारे पास सिमिलरली हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब एट्रोपिन पढ़ रहे थे कि हम जो एट्रोपिन है वो नॉन सिलेक्टिव एजेंट है. तो जितने भी हमारे पास मस्कारिनिक रिसेप्टर्स हैं, जितने भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, सबके ऊपर जाके हमारे पास एट्रोपिन बाइंड करता है और हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स आते हैं, राइट. और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स के साथ साथ हमारे पास कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स आते हैं एट्रोपिन के. तो इसी वजह से हमारे पास लैब के अंदर सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक प्रिपरेशंस का फॉर्मेशन किया गया, क्योंकि हमारे पास जो एट्रोपिन था उसके वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स आ रहे थे. हमारे पास जो थेराप्यूटिक वैल्यू थी वो एट्रोपिन की है, लेकिन हमारे पास उनके अंदर सिलेक्टिविटी नहीं होती और इसीलिए हमारे पास सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक जो एनालॉग्स हैं एट्रोपिन के वो इंट्रोड्यूस किए गए. अब हमारे पास सेमी सिंथेटिक एट्रोपिन है, सेमी सिंथेटिक अल्कलॉइड्स हैं. उनके अंदर हमारे पास होमाट्रोपिन आता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आता है. और जो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स हैं, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स को हम फर्दर 4 क्लासेस के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास उनका जो सिलेक्टिव एक्शन है वो कैसा आ रहा है उनके ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं. जो माइड्रेटिक्स हैं, माइड्रेटिक्स के अंदर हमारे पास यूकाट्रोपिन और साइक्लोपेंटोलेट है. एंटीस्पास्मोटिक के अंदर हमारे पास प्रोपैंथिलीन और मीथाथलीन है. एंटीपार्किंसोनियन एजेंट्स के अंदर हमारे पास बेंजहेक्सोल है और वेसिकोसिलेक्टिव के अंदर हमारे पास ऑक्सीब्यूटेनिन और टोल्टेरोडीन है. सो हमने जो सिंथेटिक एनालॉग्स लैब के अंदर बनाए और इंट्रोड्यूस करे एज एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, वो हमारे पास क्या करते हैं, अब जो हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे पास जो हमारे सिंथेटिक एजेंट्स हैं इनके अंदर जो सिलेक्टिविटी है एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे अटैक कर हमारे पास बाइंड करने की, वो इन कंपैरिजन टू नेचुरल अल्कलॉइड्स जाता है. यानी कि हमारे पास ये जो हमारे पास सेमी सिंथेटिक एजेंट्स हैं ये सिलेक्टिव है. अगर हम यूकाट्रोपिन की बात करें तो यूकाट्रोपिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो माइड्रेटिक एजेंट की तरह वर्क करेगी, ये सिर्फ हम आई के ऊपर यूज कर पाएंगे. सिमिलरली अगर बेंजहेक्सोल है तो बेंजहेक्सोल हमारे पास एंटीपार्किंसोनियन एजेंट की तरह वर्क करेगा. हमारे पास जो साइड इफेक्ट्स का नंबर है या एडवर्स इफेक्ट्स का नंबर है इन केस ऑफ सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ एट्रोपिन और ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ज़्यादा हमारे पास सक्सेसफुल होते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं द एजेंट्स विच आर यूज्ड ऑन आई, यानी कि हमारे पास माइड्रेटिक्स. अब माइड्रेसिस हमने पढ़ा था क्या होता है हमारे पास माइड्रेसिस. इट इज द फिनोमेना ऑफ डायलेटिंग द आई. तो हमारे पास जब प्यूपिल की डायलेशन होती है हम उसको कहते हैं माइड्रेसिस. और माइड्रेसिस और उसके अलावा हमारे पास साइक्लोप्लेजिया एक और टर्म आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया. तो जो हमारे पास ये माइड्रेटिक एजेंट्स हैं ये हमारे पास एज ए माइड्रेटिक तो यूज होते हैं, यानी कि प्यूपिल को डायलेट करने के लिए तो यूज होते ही हैं. उसके अलावा हमारे पास साइक्लोप्लेजिया की तरह यूज होते हैं. साइक्लोप्लेजिया क्या होता है हमारे पास, जब हमारे जो सिलियरी मसल्स हैं जो हमारी आइरिस की और लेंस की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आई के अंदर, उन हमारे पास सिलेरी मसल्स का जब पैरालिसिस हो जाता है उस कंडीशन को हम कहते हैं साइक्लोप्लेजिया. और साइक्लोप्लेजिया के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं हमारे यूकाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और उसके अलावा हमारे पास जो होमाट्रोपिन एजेंट है वो भी हम यूज करते हैं. अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या है, जब हम एट्रोपिन को यूज करते हैं एज अ माइड्रेटिक एजेंट, हमने पढ़ा था एक्शन के अंदर कि एट्रोपिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलेशन ऑफ आई. तो जब हम डायलेशन ऑफ प्यूपिल के लिए एट्रोपिन को यूज करते हैं तो जो इसका इफेक्ट होता है वो हमारे पास 7 से 10 दिन तक रहता है. यानी कि फॉर द इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन ऑन आई लास्ट फॉर 7
7 to 10 days। एंड नाउ टू अवॉइड, हमारे पास अगर आपके जो प्यूपल है वो 7 से 10 दिन तक डायलेटेड रहेगा तो, और उसके अलावा हमारे पास जो उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज रहेगा तो हमारे पास ब्लरिंग ऑफ विजन कॉज हो जाएगी। सो उसको अवॉइड करने के लिए अब ये जो हमारे पास स्पेसिफिक एजेंट्स है, यूकाट्रोपिन है, साइक्लोपेंटोलेट है, उसके अलावा होमाट्रोपिन है, ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है, यानी कि 6 से 24 घंटे तक, यानी कि 6 to 24 आवर्स तक इफेक्ट रहता है। वन एडवांटेज ओवर एट्रोपिन। और उसके अलावा हमारे पास एक ट्रोपिकामाइड एजेंट है। ट्रोपिकामाइड एजेंट का जो इफेक्ट है वो सिर्फ हमारे पास 4 to 6 आवर्स रहता है, ठीक है। सो व्हाट डू माइड्रेटिक्स डू? माइड्रेटिक्स कॉज द dilation of pupil and they are better than atropine. Why? Because the atropines effect lasts for 7 to 10 days, whereas the effect of midratics lasts for 6 to 24 hours. In case of homatropin, eukatropin and cyclopentolate, and in case of tropicamide, the effect lasts only for 4 to 6 hours. ठीक है। सो जो ट्रोपिकामाइड एजेंट है उसका जो इफेक्ट है वो 4 से 6 घंटे तक रहता है, और जो हमारे पास होमाट्रोपिन, यूकाट्रोपिन और साइक्लोपेंटोलेट है, ये तीनों का जो हमारे पास इफेक्ट है वो हमारे पास 6 से 24 घंटे तक रहता है, इन कंपैरिजन टू अट्रोपिन जो कि हमारे पास 7 से 10 दिन तक इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज एंटीस्पाज्मोटिक। अब एंटीस्पाज्मोटिक के अंदर हमारे पास प्रोपेंथिलीन और मीथाथेलीन एजेंट्स हैं। अब ये जो हमारे पास एजेंट्स है ये क्या करते हैं, हमारे पास जो स्पाजम्स होते हैं जीआईटी के अंदर उनको रिलीफ करते हैं। हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हमारे पास रिलैक्स करवाते हैं स्मूथ मसल्स को। अब स्मूथ मसल्स जब हमारे पास रिलैक्स होंगे तब हमारे पास अगर कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से स्पाजम्स हो रहे हुए तो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो स्पाजम्स हो रहे हैं वो हमारे पास कम हो जाएंगे। तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं स्पेसिफिकली प्रोपेंथिलीन और मीथाथेलीन, ये दोनों एजेंट्स हमारे पास क्या करते हैं, दे रिलीव द स्पाजम्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उसके अलावा हमारे पास जो बाइलरी ट्रैक्ट है उसकी भी हमारे पास ये रिलैक्सेशन करवाते हैं। यूरेटर और यूटरस की भी हमारे पास रिलैक्सेशन कराते हैं। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है IBS जिसको हम बोलते हैं, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी हमारे पास वन ऑफ द जो मेन एजेंट्स यूज किए जाते हैं ट्रीट करने के लिए वो हमारे पास प्रोपेंथिलीन और मीथाथेलीन है। उसके अलावा हमारे पास पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास पायरेंजिपिन और टेलेंजिपिन यूज होता है। क्यों? जो पायरेंजिपिन और टेलेंजिपिन ड्रग्स हैं ये हमारे पास स्पेसिफिकली M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो हमारे पास सिक्रीशंस को हमारे पास डिक्रीज करती हैं। तो जब हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाएंगी, M1 जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, तब हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाएंगी। और जो पेप्टिक अल्सर के अंदर हमारे पास इरिटेशन हो रही थी ड्यू टू द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड ऑन द म्यूकोजल लेयर ऑफ द स्टमक, या फिर हमारी म्यूकोजल लेयर जो है वो हमारे पास डिप्लीट हो रही थी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास पेप्टिक अल्सर के अंदर हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास पायरेंजिपिन और टेलेंजिपिन यूज होता है क्योंकि ये सिलेक्टिवली M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, और M1 रिसेप्टर्स जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए, और हमारे पास जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर भी जो हमारे पास यूज किए जाते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अब जब हमारे पास ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए अट्रोपिन यूज किया जाता था तब वो क्या करता था, हमारे पास अट्रोपिन हमारे पास सिक्रीशंस डिक्रीज कर देता है, तो हमारे पास ब्रोंकियोल्स के अंदर म्यूकस की जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाती थी, और हमारे पास जो म्यूकोसिलरी हमारे पास जो क्लियरेंस होती थी म्यूकस की वो डिक्रीज हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्री एग्जिस्टिंग म्यूकस है वो प्लग्स फॉर्म कर लेती है हमारे पास जिस पेशेंट के अंदर हम अट्रोपिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, और प्लग्स की फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास फर्दर जो है वो अस्थमा हमारे पास कॉन्सेंट्रेट हो जाता था।
लेकिन जो हमारे पास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ड्रग है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ब्रोंकियल डायलेशन करती है, जिसकी वजह से हमारे पास अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। सो लेट्स ऐड अनदर क्लास। हमारे पास ब्रोंकियल अस्थमा, एंड ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कौन सी ड्रग है? वी हैव इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। नाउ व्हाई इज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड मोर? हमारे पास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो ड्रग है वो सेमी सिंथेटिक एनालॉग्स के अंदर आती है। सो इसको याद रखना कि हमारे पास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड सेमी सिंथेटिक एनालॉग्स के अंदर आती है। अब हमारे पास जो एट्रोपिन ड्रग होती है, एट्रोपिन क्या करती है? हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन तो कॉज करती है। अब ब्रोंकोडाइलेशन करेगी, अगर हमारे ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देगी तो हमारे पास जो हमारी वाइटल कैपेसिटी है लंग्स की वो इंक्रीज हो जाएगी और अस्थमा का पेशेंट उससे बेनिफिट होगा। लेकिन अब हमारे पास एट्रोपिन सिलेक्टिव नहीं होती, सिलेक्टिव एजेंट नहीं होती। इसकी वजह से क्या करती है एट्रोपिन? हमारे पास जो म्यूकस की सिक्रीशन होती है उसको स्टॉप कर देती है। अब म्यूकस की सिक्रीशन जब इनहिबिट हो जाती है तब क्या होता है? हमारे पास जो प्री एग्जिस्टिंग म्यूकस है, अब एक्स्ट्रा म्यूकस आ नहीं रहा, जो प्री एग्जिस्टिंग म्यूकस है वो क्या करता है? हमारे पास प्लग्स की फॉर्मेशन कर देता है। अब अगर आपके ब्रोंकियोल्स में प्लग्स, म्यूकस म्यूकोसल प्लग्स की फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो हमारे पास इनहिबिट करेंगे एयरवे के अंदर, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करेंगे। तो जो हमारे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ड्रग है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का जो हमारे पास उसका कोई इफेक्ट नहीं होता म्यूकोसिलरी सिक्रीशंस के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास म्यूकोजल प्लग्स की फॉर्मेशन नहीं होती और हमारे पास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एक बेटर ड्रग है इन कंपैरिजन टू एट्रोपिन। उसके अलावा हमारे पास जो ग्लाइकोपाइरोलेट ड्रग है, ग्लाइकोपाइरोलेट हमारे पास यूज होती है एज एन एंटी सियालोगोग। एंटी सियालोगोग हमारे पास क्या होता है? जो ड्रग्स हमारे पास सैलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं उनको हम कहते हैं एंटी सियालोगोग। सो क्या क्या होते हैं हमारे पास? क्या टर्म आई है? एंटी सियालोगोग। अब जो हमारे पास एंटी सियालोगोग ड्रग्स हैं क्या होती है? हमारे पास सैलाइवरी सिक्रीशंस को इनहिबिट करती है। तो हमारे पास जो ग्लाइकोपाइरोलेट ड्रग है वो हमारे पास सैलाइवरी सिक्रीशंस को इनहिबिट करती है और एज एन एंटी सियालोगोग वर्क करती है। नाउ हमारे पास यूज क्या होता है एंटी सियालोगोग का? क्या फिर सैलाइवरी सिक्रीशंस को डिक्रीज करवाने का? जो हमारे पास लेरिंजोस्कोपी होती है, जो हमारे पास एग्जामिनेशन होती है लैरिंक्स की, उसके अंदर हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे पास जो एस्पिरेशन निमोनिया कॉज हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट में हेल्प करता है हमारे पास एंटी सियालोगोग। उसके अलावा जो ग्लाइकोपाइरोलेट है वो सैलाइवरी सिक्रीशंस को डिक्रीज करने के अलावा हमारे पास ब्रेडिकार्डिया की ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है, ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट्स है वो है हमारे पास बेंजहेक्सोल और उसके अलावा हमारे पास बेंस्ट्रोपीन और विपैरिडीन। ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास पार्किंसंस, एंटी पार्किंसंस एजेंट की तरह यूज होते हैं। हमारे पास जो ट्रेमर्स और रिजिडिटी आ जाती है पार्किंसंस डिसीज के अंदर कोलिनर्जिक एक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से, उसके लिए कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स जो कि है बेंजहेक्सोल, बाइपैरिडीन और बेंस्ट्रोपीन। उसके अलावा हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट की जो हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर ड्रग्स यूज होती हैं जो कि हमारे पास वैसे तो सिलेक्टिव है, टोल्टेरोडीन और ऑक्सीब्यूटाइडीन। ये हमारे पास क्या करती है? जो यूरिनरी अर्जेंसी होती है हमारे पास एल्डरली पेशेंट्स के अंदर, या फिर हमारे पास कोई पेशेंट है जिसके अंदर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर हमारे पास अगर यूरिनरी अर्जेंसी है तो हमारे पास ये क्या करते हैं? जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं और ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, muscles of urinary bladder, what happens is it
concentrates the, it prolongs the urinary retention. तो हमारे पास क्या करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, यूरिनरी रिटेंशन करवा देते हैं, और जो हमारे पास यूरिनरी अर्जेंसी होती है उसको इनहिबिट करवाते हैं, और जो हमारे पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ब्लैडर कैपेसिटी होती है, वो इंक्रीज करवा देते हैं. उसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिकली कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो M3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं, जैसे कि हमारे पास जो टोल्टारोटीन है वो, उसके अलावा हमारे पास सोलिफेनासिन, डेलिफेनासिन और ट्रोसोपियम. ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं ये हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं ग्लूकोमा के पेशेंट्स के अंदर. उसके अलावा हमारे पास एल्डरली मेन के अंदर हमारे पास जो ये सारी ड्रग्स हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ये हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये यूरिनरी रिटेंशन कॉज करवाती है, और यूरिनरी रिटेंशन कॉज होने की वजह से हमारे पास पेशेंट्स के अंदर प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो सकती है. सो जो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है ये हमारे पास ग्लूकोमा के पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. क्यों हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है, जो माइड्रैक्टिक्स हैं स्पेसिफिकली, ये क्या करते हैं हमारे पास प्यूपिल को डायलेट कर देते हैं. प्यूपिल को डायलेट करते हैं तो हमारे पास जो आइरिस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. अब जब आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो वो हमारे पास जो ड्रेनेज होता है एक्वस ह्यूमर का उसको इनहिबिट करता है. जब हमारे पास एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज इनहिबिट हो जाता है तब क्या होता है, हमारे पास जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है एक्वस ह्यूमर की वजह से वो इंक्रीज हो जाता है, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो ग्लाकोमा है वो, हमारे पास जो ग्लाकोमा के पेशेंट्स हैं उनके अंदर आई के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, और इसी इंक्रीज की वजह से हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो सकती है, और जो ग्लाकोमा है हमारे पास वो लीड कर सकता है परमानेंट ब्लाइंडनेस को. तो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास कभी भी जो ग्लूकोमा के पेशेंट्स हैं उनके अंदर नहीं दी जाती. उसके अलावा हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर एक्ट करती हैं. अब जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर एक्ट करती है, या तो हमारे पास गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट्स होंगे जो कि हमारे पास निकोटीन है और लोबेलिन है, या फिर हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होंगे जो कि है हमारे पास हेक्सामेथोनियम, ट्राइमेथाफैन और मीकैलामीन. सो कौन से एजेंट्स हैं हमारे पास जो कि गैंग्लियोनिक हमारे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को ब्लॉक करते हैं? हेक्सामेथोनियम, मीकैलामीन और ट्राइमेथाफीन. अब ये जो ड्रग्स है हमारे पास ये यूज की जाती है हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए. उसके अलावा ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिकली हमारे पास मीकैलामीन ड्रग है, सो ये हमारे पास यूज की जाती है निकोटीन का जो एडिक्शन होता है. अब हमारे पास या तो गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट्स हैं या फिर हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं. अब जो गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट्स हैं वो एजेंट्स कौन से हैं हमारे पास? निकोटीन और लोबेलिन. अब ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये हमारे पास क्या करती हैं? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट करती हैं, हमारे पास यूफोरिया की कंडीशन लेके आती है, हैप्पीनेस की कंडीशन लेके आती है, जो कि हमारे पास अब्यूज को हमारे पास लीड करता है. हमारे पास पेशेंट्स क्या करते हैं? निकोटीन की कंजप्शन इंक्रीज करवा देते हैं ताकि उनको जो यूफोरिक कंडीशन है वो उनकी मेंटेन रहे. तो उस हमारे पास निकोटीन के लिए जो एडिक्ट पेशेंट्स हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास मीकैलामीन के यूज के साथ की जाती है. कैसे करते हैं? हमारे पास निकोटीन के पैचेस होते हैं उनके अंदर ये ड्रग्स डाली जाती है ताकि हमारे पास जो क्रेविंग है निकोटीन की वो डिक्रीज हो जाए, और ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में हमारे पास ये ड्रग आती है. उसके अलावा हमारे पास जो ट्राइमेथाफैन है, ट्राइमेथाफैन हमारे पास एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, लेकिन हमारे पास हाइपोटेंशन कॉज करवाती है, या फिर कह सकते हैं कि हम हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर ट्राइमेथाफैन को यूज करते हैं. और उसके अलावा हमारे पास ब्लीडिंग को भी डिक्रीज करवाते हैं. अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो ट्राइमेथाफैन दी जाता है ताकि हमारे पास ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप करवाई जा सके. सो विद दिस आपके जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो हमारे पास कंप्लीट होते हैं. आपको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर पता होना चाहिए कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का मेजर यूज क्या क्या है, कहाँ पे हमारे पास यूज होते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, हमारे पास क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और उसके अलावा हमारे पास क्या साइड इफेक्ट्स हैं हमारे जो एजेंट्स हैं उनके.
थैंक यू।